क्या सौदा हो गया है। इस शुक्रवार अमेरिका और ईरान एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगे। ईरान ने कहा उसने बड़ी रियायतें पाई हैं। व्हाइट हाउस ने इससे इनकार किया। और एक ऐतिहासिक समझौते से कुछ घंटे पहले ट्रंप कथित तौर पर नेतन्याहू से बेहद नाराज हैं। सभी का फिर से स्वागत है क्वाड में। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर घोषणा की, इस्लामी गणराज्य ईरान के साथ समझौता अब पूरा हो चुका है। सभी को बधाई। लेकिन ईरान क्या कह रहा है, ये देखिए। आज रात ईरान ने अपनी जीत की घोषणा की है। विदेश मंत्री टीवी पर ये घोषणा कर रहे हैं कि हर तरह से बाजी आपके हाथ में है। हम इस युद्ध के मैदान के विजेता हैं। इस्लामी गणराज्य ईरान विजेता बनकर उभरा है। ईरानी जनता ने जीत हासिल की। ये कोई नारा नहीं है, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका को इस्लामी गणराज्य ईरान और प्रतिरोध मोर्चे के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अपने दुष्ट लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उसे अपनी सभी रणनीतिक उद्देश्यों में भारी हार का सामना करना पड़ा, जबकि इस्लामी गणराज्य ईरान ने इस युद्ध में शानदार जीत हासिल की। असल में दुश्मन खुद ही युद्ध विराम और बातचीत की मांग करने के लिए मजबूर हो गया था। ठीक है, मुझे सच में बहुत झटका लगा है। पिछले कुछ हफ्तों में जो हुआ है उससे मुझे झटका लगा है। एक पक्ष कह रहा है कि उसे यूरेनियम संवर्धन जारी रखने का अधिकार है और वह ईरान का पक्ष है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा है कि कभी भी परमाणु के लिए संवर्धन नहीं होगा। रूथी, मुझे पता है तुम बोलने को तैयार हो। ठीक है, तुम्हें ईरान और अमेरिका जो कह रहे हैं उससे चक्कर आ गया है। मुझे राष्ट्रपति ट्रंप जो हर 5 मिनट में कुछ नया कहते और ट्वीट करते हैं उससे चक्कर आ गया है। ठीक है, यही है मेरा चक्कर। मैं कहना चाहूंगी कि आप सही हैं। उनकी बातें हमेशा एक दूसरे के विपरीत होती हैं, लेकिन एक बात साफ है, इस समझौते या ज्ञापन में क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि पहली बात, अगर व्हाइट हाउस इस समझौता ज्ञापन के बिंदुओं को जारी करना चाहता तो कर देता। उसने ऐसा नहीं किया, जिससे ईरान को समझौते के बिंदु बताने का पूरा मौका मिल गया। यही बात है। और दूसरी बात यह है कि ये पहले से ही आत्मसमर्पण है। ये पहले से ही जीत के मुंह से हार छीनना है, चाहे आगे कुछ भी हो जाए। क्या आपको सच में लगता है कि ये 60 दिन में होगा? क्या मुझे लगता है कि ईरान समझौते का पालन करेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता। लेकिन मैं चिंतित हूं क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप समझौते के लिए बहुत उत्साहित हैं। मुझे चिंता है कि जब वे नहीं करेंगे, जब वे नहीं करेंगे तो वो शायद अपने मूल रुख से थोड़ा पीछे हटना शुरू कर देंगे। क्या उन्हें पहले ही पता चल गया है? उन्होंने लक्ष्य बदल लिया है। पहले परमाणु अधिकार नहीं था, अब कोई संवर्धन नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। नागरिक संवर्धन का अधिकार, हम सब जानते हैं ये बकवास है। मुझे लगता है ट्रंप खुद को किसी भी बात का यकीन दिला सकते हैं अगर इससे वो अच्छे लगे। उन्होंने हमेशा ऐसा ही किया है। इसीलिए वो बार बार अपनी शर्तें बदल रहे हैं, क्योंकि आखिर में वो खुद को विजेता के रूप में दिखाना चाहते हैं। उनके लिए कोई भी समझौता तभी जीत है जब ट्रंप विजेता हो। अगर उन्हें समझौते की शर्तें बदलनी हो तो जैसा आपने कहा, उनके सोशल मीडिया पोस्ट्स देखें। शायद ये इसी महीने की 6 तारीख थी। वो ऐसे थे, बिना शर्त आत्मसमर्पण ही एकमात्र रास्ता है जिससे हम आगे बढ़ेंगे। और अब अचानक देखो क्या हुआ, हमारे पास एक समझौता है। हाँ, और ये मेरी 80वीं सालगिरह है। ऐसा लगता है, मुझे लगता है कि वो पागल है। मैं सच में बहुत नाराज हूँ। जिस तरह से वो इजराइल के साथ व्यवहार कर रहे हैं उससे मैं बहुत निराश हूँ। हमारे सैनिक मर रहे हैं। हमें अभी भी उत्तर में लगातार ड्रोन घुसपैठ का सामना करना पड़ रहा है। लोग अब भी गोलाबारी के साए में जी रहे हैं। और वो ऐसे हैं, बेबी, मुझे नहीं पता तुम क्या कर रहे हो, तुम खुद को क्या समझते हो। माफ कीजिए, आपकी 80वीं सालगिरह है। चुप रहिए। अगर आप वादा नहीं निभा सकते तो हमें मध्यपूर्व के मामलों से निपटने दें। अब मेरा उनसे कोई संबंध नहीं, मैं उनसे तंग आ चुकी हूँ। ठीक है, क्या कोई संभावना है बेला, क्योंकि इस मामले में हम एक ही पक्ष में थे? क्या ये सब वक्त हासिल करने के लिए एक जटिल चाल हो सकती है? वर्ल्ड कप खत्म करने के लिए 60 दिन, 4 जुलाई को 250 साल पूरे करने के लिए, दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को फिर से चलाने के लिए, अपनी सरकार से आर्थिक दबाव हटाने के लिए, अलगाववादियों को शांत करने के लिए। क्या ये वही हो सकता है?
क्या अब भी कोई मौका है? मुझे लग रहा है तुम्हारा सिर चकरा गया होगा। मुझे डेजावू हो रहा है, ठीक है? जब सभी बंधक घर लौट आए थे, ट्रम्प यहाँ यरूशलेम में थे। सब लोग ताली बजा रहे थे। क्या हुआ था? हमने बंधकों को घर वापस ला दिया। हमने बंधकों को घर लाया, लेकिन आतंकवादियों से निपटने में क्या हुआ? मैं हमेशा लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के पक्ष में हूँ। मैं तो हमेशा इस बात के पक्ष में हूँ कि हम एक चीज से खुश थे, लेकिन फिर भी मैं अब भी सवाल पूछ रही हूँ कि क्या हमास ने हथियार डाल दिए? क्या हम वहां तक पहुंच गए हैं? और हर एक क्षेत्र में इसमें और ज्यादा समय लग रहा है। तो खास तौर पर इसमें मैं इसे देख रही थी और कह रही थी ठीक है, तो पहले 2 घंटे, फिर 3 घंटे। क्या आप कुत्ते के सालों में 2 घंटे की बात कर रही हैं? 2 घंटे, या फिर जैसे कि आप जानती हैं 2 घंटे में समझौता 2 घंटे में साइन हो जाएगा। ये करीब 6 घंटे बाद उसी वक्त हुआ जब UFC फाइट या अमेरिका में चल रही चीज शुरू होने वाली थी। लेकिन फिर जब ये हुआ, ठीक उसी समय जब वो जाकर बैठ सके और अपना जन्मदिन और आप जानती हैं फ्लैग डे और सब कुछ मना सके, मैं समझती हूँ और ये बहुत अच्छा है। मैं सच में जितना हो सके उनकी तरफ रहना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ आपके पास इतनी सुरक्षा मंजूरी है जो मेरे पास नहीं है। मेरे पास वो जानकारी नहीं है जो आपके पास है। मैं तो बस एक आम नागरिक हूँ जिसकी अपनी राय है। मुझे जो जानकारी दी जा रही है मैं उस पर हर कोण से सवाल उठा रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अभी लोग जिस स्थिति में हैं, लोग थक चुके हैं। हाँ, बहुत ज्यादा जाने जा चुकी हैं। एक समय पर मैं कह रही हूँ अगर आप ऐसा ही करते रहेंगे तो फिर क्यों ना आप इजराइल को वही करने दें जो उसे करना है, बिना इसमें दखल दिए और बिना मिडिल ईस्ट में जो अभी हो रहा है उसे कमजोर किए। मैं समझती हूँ कि अमेरिका की क्या स्थिति है और अमेरिका ने इजराइल के समर्थन में कितना आगे बढ़कर ये दिखाया है कि वे उसके सच्चे सहयोगी हैं। मुझे लगता है जब नेता इस तरह व्यवहार करते हैं जबकि वे हमेशा दोस्त थे, और हमने पहले भी ऐसा देखा है, उन्होंने कहा है तुम क्या कर रहे हो, लेकिन ये हमेशा थोड़ा सा नाटक ही था। हमने ये पिछले साल जून युद्ध से पहले भी देखा था, इसलिए मैं अभी भी संदेह का लाभ देने की कोशिश कर रही हूँ। आज सुबह मेरा इंटरव्यू इजरायली रेडियो पर था और वे बोले सच में? मैंने कहा हाँ, मुझे अब भी लगता है कि इसमें बहुत सारा नाटक शामिल है। और कूटनीति में भी एक चीज होती है जिसे रचनात्मक अस्पष्टता कहते हैं, जिसका मतलब है ठीक है, आप चीजों को अपने तरीके से समझते हैं, मैं चीजों को दूसरे तरीके से समझूंगी। जैसा कि आपने डेजावू के बारे में लिखा है, कुछ वही हुआ जो गाजा के साथ हुआ था। देखिए, हमने बंधकों को घर वापस ला दिया। हाँ, हमने बंधकों को लौटाया जबकि कहा गया था कि समझौता हो गया है, और हमास ने सवाल किया और उन्होंने जैसे अपनी इच्छा से समझौते को पूरा कर दिया, ये कहकर कि हो गया है। क्या कोई संभावना है? मैं अभी भी इसी पर वापस जा रही हूँ क्योंकि मैं मानना चाहती हूँ कि ट्रंप ओबामा के JCPOA के बराबर कोई समझौता साइन नहीं करना चाहते। वो ओबामा नहीं बनना चाहते, ये उनका बिल्कुल इरादा नहीं है। हमेशा संभावना रहती है जिम कैरी। आखिर में ट्रंप को बाजार, तेल और अर्थव्यवस्था की फिक्र है। देखिए वो कैसे कह रहे हैं, सब खुला है, जहाजों में ईंधन भरो, तेल व्यापार चालू है। आपको क्या मिला? कुछ भी नहीं। मुझे लगता है उन्हें बाजारों की चिंता है। जब भी बाजार ऊपर जाता है वो कुछ ऐलान कर देते हैं जिससे बाजार गिर जाता है। मुझे लगता है कि उन्हें बाजारों की अपने से ज्यादा परवाह है, ईरानी लोगों से ज्यादा, इजरायली लोगों से ज्यादा। और सच कहूँ तो मुझे माफ कीजिए, मुझे लगता है कि उनका काम खत्म हो गया है। असल में मैं शोशाना से सहमत हूँ, लेकिन मैं आपसे भी कुछ हद तक सहमत हूँ फ्लर, क्योंकि हमने देखा है कि उन्होंने अचानक हमले करने के लिए कितनी जटिल चालें बनाई हैं। ये अजीब है कि ये सरप्राइज है जबकि सब जानते हैं कि होने वाला है। थोड़ा मुश्किल है। हाँ, हालांकि पिछले कुछ हफ्तों में मैंने ऐसा सोचना बंद कर दिया है। 2 हफ्ते पहले तक अगर आपने मुझसे पूछा होता तो मैं कहती हाँ, ये एक चाल है। अब मुझे ऐसा महसूस नहीं होता। ये सिर्फ बाजार वगैरह की वजह से नहीं है, बल्कि ये भी है कि ऐसा लगता है कि उन्होंने रुचि खो दी है और बस जीत की घोषणा करना चाहते हैं। जब आप कहते हैं कि इससे वो अच्छे दिखते हैं, मुझे लगता है इससे वो बुरे दिखते हैं। और मुझे लगता है कि अगर वो इस घटिया छोटे जिहादी शासन से हारते हुए नजर आते हैं तो इससे उन्हें नुकसान होगा। दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति उनसे हार रही है या उन्हें मूर्ख बनाया जा रहा है। ये उन्हें और मिड टर्म चुनावों में रिपब्लिकनों को नुकसान देगा, इससे उनका कोई फायदा नहीं होगा। अगर वे सोचते हैं कि टालना सही है तो वे गलत हैं। और वैसे भी
अब बहुत हो गया है कि उत्तर के निवासियों, इजरायली निवासियों और ईरानी लोगों को अनुमति दी जा रही है, हाँ, इसमें पीड़ित बनने से। तो जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा परेशान करती है, सच कहूँ तो, और यही ओबामा की बहुत बड़ी नाकामी थी, प्रतिबंधों से राहत और पैसे का अंदर आना। हॉर्मुज़, जलडमरू मध्य का खुलना उनका मुख्य निर्यात मार्ग है। मैं इसे समझती हूँ और ये बात कि ट्रंप ने, आप जानती हैं, खुद को नुकसान पहुंचाया जब उन्होंने दोहरी नाकाबंदी किया, आप जानती हैं, लेकिन वे 25 अरब डॉलर की अवरुद्ध संपत्तियां जारी करने की बात कर रहे हैं, यही ईरानी कह रहे हैं, और युद्ध योजना के पुनर्निर्माण के लिए 300 अरब डॉलर का मुआवजा। आखिर ये पैसा कौन दे रहा है? और इसमें और ओबामा द्वारा 20 साल बाद इस्लामिक रिपब्लिक के लिए नकदी से भरे जहाज भेजने में क्या फर्क है? वैसे भी वो रकम आधी थी और पूरी रकम? उनकी रकम 175 अरब थी, मान लीजिए, और ये रिपोर्ट किया जा रहा है 350 अरब। और यही वजह है कि मैं अब भी ट्रंप को संदेह का लाभ दे रही हूँ। समय सारणी। तो अगर पैसा पहले जारी कर दिया जाता है कि कोई हलचल है, कुछ है जो यूरेनियम के साथ हो रहा है, यूरेनियम के साथ, तो मैं कहूँगी कि वो हार है। अगर, और यही वजह है कि मुझे अभी भी ट्रंप की डील करने की क्षमता पर भरोसा है। उस आदमी को डील्स में दूसरों को बेवकूफ़ बनाने के लिए जाना जाता है, उसी के लिए वो मशहूर है ना? डील में हमेशा अपने विरोधी पर बढ़त हासिल करने के लिए। अब क्या आपको सच में लगता है कि ट्रंप उन्हें प्रतिबंधों से राहत देंगे? मैं जलडमरू मध्य खोलने की बात नहीं कर रही, वे खुले हैं और पैसा आएगा, पर मैं उसी की बात नहीं कर रही। जिस बात की मुझे चिंता है वो है 24 अरब डॉलर की जमी हुई संपत्ति का पहले ही जारी हो जाना। कोई भी ऐसा ठोस संकेत नहीं है कि इस्लामिक रिपब्लिक अपने यूरेनियम के साथ कुछ भी करने को तैयार है, जिसे उन्होंने अपनी पहाड़ों के नीचे गगनचुंबी इमारत जितना गहरा खोद कर रखा है। अगर ऐसा हुआ तो मुझे पता चल जाएगा कि आप सही थी। सुनिए, यहाँ दोनों तरफ कहीं भी बैलिस्टिक मिसाइलों के बारे में, हिजबुल्लाह के बारे में, हमास के बारे में या राजनीति के बारे में कुछ भी नहीं है। आप सही हैं, कुछ भी नहीं। कोई इसके बारे में नहीं बोल रहा, और ट्रंप बार बार कहते हैं कि उनके पास मिसाइलें और हिजबुल्लाह नहीं होंगे। तो हमें यहाँ क्या मिला? मुझे लगता है उसे क्या मिला, हमारी बात छोड़िए, इसका मतलब क्या था? संयुक्त राज्य अमेरिका को क्या मिला? क्या हमने टाल दिया? क्या वे परमाणु खतरे को टालने में कामयाब हुए? लेकिन मेरा एक सवाल है, मुझे लगता है बस इसी हालत में मैं अब भी कह सकती हूँ ठीक है, मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ, क्योंकि मेरा सवाल है रिपब्लिकन समर्थकों के बीच लौटकर वो आखिर किस चीज का सामना करेगा? हमने देखा है कि पिछले 2 सालों में वे कैसे बदल गए हैं। जहां पहले वे चाहते थे कि ये सब खत्म हो जाए और निपट जाए, वे IRGC के बहुत खिलाफ थे। लेकिन जैसा कि हमने देखा है कि हॉर्सशू इफेक्ट पूरी तरह से कैसे सामने आया है, और खासकर असली रिपब्लिकन पार्टी और कंजर्वेटिव मूवमेंट के भीतर जो लोग पहले से ही सुपर मागा थे, वे भी अब कह रहे हैं रुको। लेकिन ये इजराइल के बारे में नहीं है, ये ज़्यादा आइसोलेशनिज्म के बारे में है। ये ज़्यादा इस बारे में है कि हम इन विदेशी दखलंदाजियों में क्या कर रहे हैं, क्योंकि वे ये नहीं समझते कि ये उनके लिए सीधा खतरा है, जैसा कि हम समझते हैं, क्योंकि हम उसी इलाके में हैं और वे दुनिया के दूसरी तरफ हैं। वे खतरे को नहीं समझते। वे नहीं देख पा रहे कि उनके बच्चों का ब्रेन वॉश उसी जिहादी जहर से हो रहा है जिसे कतर फंड कर रहा है, और वे कतर से सौदे कर रहे हैं। वे ये नहीं समझते कि उनकी रणनीति अमेरिकी जज्बे को अंदर से तोड़ने की है, भले ही वे न्यूयॉर्क में परमाणु हथियार ना भेजें। वे यह नहीं देख पा रहे जबकि कह रहे हैं कि हम मध्य पूर्व में नई शांति लाएंगे। किस शांति की बात कर रहे हैं इब्राहिम? मेरी बस यही उम्मीद है कि शायद उसके पास कोई ऐसा छुपा पत्ता हो जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं। रूथी, तुम और मैं बाहर हैं, अगर मैं गलत हूं तो खुशी होगी, मुझे पता नहीं। आखिरी वक्त में अगर तुम्हें सौदा चाहिए तो कहेगा ये दस्तावेज साइन करो जिसमें XYZ है, मुझे नहीं पता। लेकिन अब पाकिस्तान, आप जानती हैं, उम्मीद की किरण और लोकतंत्र की धरती बन जाएगा। फिर आप नॉर्वे भी देखिए, अब वे भगवान के लिए नॉर्वे बन रहे हैं। लेकिन समस्या यही है, समस्या ये है कि जब वे वेनेजुएला से तुलना करते हैं तो मैं कहती हूँ कि वे नहीं समझते कि वेनेजुएला वासी जिहादी नहीं हैं, वे कुछ और हैं। ठीक है। और आप वही तरीका वहां लागू नहीं कर सकते।
ये एक बात है। और ऐसा भी लगता है कि वो ये नहीं समझते कि जब भी पश्चिम शांति शब्द का इस्तेमाल करता है, हर जगह शांति और शांति की बातें करता है। हाँ, कट्टरपंथी इस्लामवादी वे इसे कमजोरी समझते हैं। कमजोरी। और मध्य पूर्व में धारणा लगभग 99% है। तो आपके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन सेना हो सकती है, और अगर आप उन्हें नैरेटिव और धारणा के स्तर पर नहीं हराते तो आप फंस जाएंगे। और मुझे लगता है कि भले ही आप सही हों और ट्रंप के पास कोई बड़ा प्लान हो, हाँ, और बड़ा प्लान ये है कि आखिर में सब उसके अंदाज में ही होगा। उदाहरण के लिए वो जो लहजा नेतन्याहू के लिए इस्तेमाल करते हैं, बनाम जो लहजा वो पुतिन, चीन के प्रेसिडेंट शी, पाकिस्तान या फिर सीरिया के थंग अल शरा के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये वाला कितना हैंडसम है, वो वाला अच्छा है, वो वाला प्यारा है, वो वाला, और फिर वो कहता है तुम क्या हो, एक एफिंग, तुम एफिंग बेवकूफ हो। अब मुझे लगता है कि लहजा मायने रखता है, क्योंकि पहले हमने कुछ बार देखा जो फर्क हमने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस के बीच नोटिस किया, उसमें लहजे का फर्क था। तो जब जेडी वैंस ने कुछ ऐसा कहा जैसे कि ये अभी हमारी नीति नहीं है, या मार्को रूबियो ने कहा अभी हमारी नीति नहीं है कि इजराइल जोदिया और सामरिया पर अपनी संप्रभुता का विस्तार करे, उदाहरण के लिए, हाँ, उनका लहजा था हम दोस्त हैं, हाँ, और इस वक्त ये मुमकिन नहीं है, हाँ। और जेडी वॉन्स चिड़चिड़े और नाराज थे, और उन्होंने इसके बारे में बुरे लहजे में बात की। जब लहजा बुरा होता है तो ये दुश्मनों के लिए एक बड़ा संकेत होता है, सिर्फ इजराइल के दुश्मनों के लिए ही नहीं, बल्कि अमेरिका के दुश्मनों के लिए भी। बिल्कुल, जब तक कि ये सब एक चाल ना हो। मैं चाहती हूँ अपनी उम्मीद बनाए रखो। मुझे ये बहुत पसंद है, मुझे ये बहुत पसंद है। तुम्हें पता है रूस ने कल रात कीव पर जबरदस्त बमबारी की। किसी को फर्क नहीं पड़ता, किसी को फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी नहीं। कोई नहीं, कोई परवाह नहीं करता, यही बात है। उस युद्ध में 10 लाख लोग मारे गए, हाँ, और किसी को फर्क नहीं पड़ता। बच्चों का अपहरण किया जा रहा है और उन्हें वहां लाया जा रहा है जब ये एक चाल है और बच्चे गायब हो रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं है। वैसे अरबी कातिल, जैसा कि वे हमें कहते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, कोई भी आप यूक्रेनियन लोगों को सड़कों पर उतरते हुए नहीं सुनते और ये कहते हुए नहीं देखते कि उन्हें अभी घर लाओ, और इस वजह से अपनी ही सरकार को गिराने की कोशिश करते हुए नहीं देखते, और ये कहते हुए कि ये तुम्हारी गलती है। वे दोष नहीं दे रहे। कुछ यूक्रेनियन ज़ेलेंस्की से नाराज हो सकते हैं, हाँ, लेकिन वे नहीं मानते या व्यवहार नहीं करते कि लापता लोगों को उन्होंने रोका है। उन्हें पता है दुश्मन कौन है। हाँ, हाँ, मैं कहूंगी कि यही एक चीज है जिसमें इजराइल और यूक्रेन के युद्धों में बड़ा अंतर देखा गया। बिल्कुल, और इसी पे अब मैं थोड़ा सा उत्तर की ओर मुड़ना चाहती हूँ, क्योंकि ईरान ने जो सच में करने की कोशिश की है वो है ये जोड़ना। हम जानते हैं कि एक जुड़ाव है, क्योंकि हम जानते हैं कि हिजबुल्ला उनकी सेना है इजराइल की उत्तरी सीमा पर। हम जानते हैं कि हमारे लोग परेशान हैं, कारोबार खत्म हो गए हैं, बच्चे शेल्टर में भाग रहे हैं, हर कोई मुश्किल में है, मिसाइलें रुकी नहीं हैं। क्या युद्ध विराम? हमारे लड़के लड़कियां ड्रोन हमलों में मारे जा रहे हैं जो हिजबुल्ला की तरफ से आ रहे हैं, और रूस, चीन या कोई और सप्लाई कर रहा है। और बात यह है कि जो कल हुआ, और वजह यह है कि ट्रंप ने नेतन्याहू के प्रति उस अपमानजनक लहजे में बात की, क्योंकि हम पर हमेशा की तरह हमला हुआ और हमने जवाब में बेरूत के दहिया में हिजबुल्ला के मजबूत गढ़ पर हमला किया। इस्लामिक रिपब्लिक ने कहा हम रातों रात इजराइल पर हमला करेंगे। कल रात यही होना था और हम सब घरों में बैठे इसका इंतजार कर रहे थे। और संयुक्त राज्य अमेरिका ने, आप जानते हैं, नेतन्याहू की आलोचना की, कहा आप ये अभी क्यों कर रहे हैं, मेरी डील मत बिगाड़ो, भले ही हम सीधे हमले का जवाब दे रहे हैं। और अफवाह है कि तेहरान को कुछ दिया गया था ताकि वो इजराइल पर हमला ना करे। रूथी, आप पहले इसके बारे में बात कर रही थी। भगवान ही जानता है वो क्या था। खैर, हमें नहीं पता, लेकिन एक बात तो तय है कि वॉशिंगटन में इजराइल और लेबनान के बीच जो बातचीत चल रही है, ये वार्ताएं जिनसे हमें इतनी राहत मिली थी, आखिरकार लेबनानी सरकार समझ गई है कि हम सब मिलकर ही हिजबुल्ला को हरा सकते हैं। मुझे कहना पड़ेगा नहीं, क्योंकि लेबनान के राष्ट्रपति कहते हैं कि वो नहीं करेंगे। शायद उन्हें हत्या का डर है या वे इजराइल से नफरत करते हैं, फर्क नहीं पड़ता। पिछले हफ्ते अच्छा था, उन्होंने तेहरान से कहा
आप हमारे संप्रभु नहीं हैं। नहीं, उन्होंने तेहरान से कहा आप हमारे संप्रभु नहीं। हाँ, लेकिन वो हिजबुल्लाह को मारने की कोशिश नहीं कर रहे, बस इजराइल को ये करने दे रहे हैं और उसकी आलोचना भी कर रहे हैं। अब जब कल इजराइल ने बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया, आप जानते हैं बेरूत के उपनगर दहिया में, ये कई दिनों के बाद हुआ जब नेतन्याहू ने और रक्षा मंत्री कात्स ने ये कसम खाई थी कि उत्तर की ओर आने वाले किसी भी ड्रोन या मिसाइल पर हम ऐसा ही करेंगे, और हमने नहीं किया। और आप जानते हैं क्यों? इसमें कुछ तरह का भाषाई अंतर था। अगर हमने उसे इजराइल की सीमा में दाखिल होने से पहले ही रोक लिया तो वो गिना नहीं जाता। हमने उन्हें लगातार हम पर मिसाइलें और ड्रोन दागने दिए। कल ही नेतन्याहू ने आखिरकार कहा, ठीक है, हमें ये करना ही होगा। हाँ, मैं हर दिन इंतजार कर रही थी और फिर भी बिल्कुल सटीक निशाना लगाया। तो असल में नेतन्याहू अब भी सच में ट्रंप की अच्छी नजरों में बने रहने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि हमें अपनी रक्षा करनी होगी। वो एक असंभव स्थिति में है। वो एक धोखेबाज हैं, मैं सहमत हूँ। और लेबनान के संदर्भ में आप पहले कह रही थी शोशाना कि अब लोग वे पहले ही दक्षिण जा रहे हैं, यानी वे लेबनानी जिन्हें सुरक्षित निकाला गया ताकि उन्हें चोट ना लगे। लेकिन इसके अलावा आतंकवादी तो जाहिर है इसका फायदा उठा रहे हैं और अब वे सब वापस आ रहे हैं, वे लौटते जा रहे हैं। समस्या ये है कि उन्होंने कहा कि एक समझौता साइन किया जा रहा है। सब जानते हैं कि ईरान ताकतवर है और लेबनान को नियंत्रित करता है, शायद ट्रंप को छोड़कर। लेकिन मेरे हिसाब से दोहरा मापदंड यहीं साफ दिखता है। हमें कहीं और देखने की जरूरत नहीं। एक सैन्य हेलीकॉप्टर को गिरा दिया जाता है, कोई हताहत नहीं होता। अमेरिका ने तुरंत उसके बाद कार्रवाई की उन पर, तुरंत। कोई सवाल नहीं था कि आपने ऐसा क्यों किया। शायद आपको इंतजार करना चाहिए था। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। एक सेकंड रुकिए। हालांकि फिर भी मुझे यहाँ एक बात जोड़नी होगी। तब भी ट्रंप ने कहा, खैर पायलट मारे नहीं गए, तुरंत नहीं। उन्होंने पहले ही ऐसा कहना शुरू कर दिया था। अगर कोई मारा नहीं जाता तो आपके पास दोहराने का कोई अधिकार नहीं है। ट्रंप ने यह भी कहा था जब अपाचे हेलीकॉप्टर गिराया गया था। उन्होंने कहा, खैर पायलट बच गए और इसमें थोड़ा समय लगा, कुछ घंटे। मुझे सही समय याद नहीं। इससे पहले उन्होंने कहा कुछ करना होगा। शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रक्षा सचिव हेग्सेथ ने उनसे कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, हमें वही करना होगा जैसा मैंने कहा। उन्होंने कोशिश की कि किसी की जान न जाए। वो समय अजीब था। उन्होंने कहा ये कोई बड़ी बात नहीं थी। शुरुआत में उन्होंने कहा था कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। खैर यही उन्होंने कहा था कि युद्ध विराम का मतलब बस इतना है कि आप थोड़ी हल्की गोलीबारी करते हैं, मध्यम रूप से, जैसे कि मध्य पूर्व में क्या एक संघर्ष विराम। शायद वो इसमें गलत नहीं है। यहाँ संघर्ष विराम है, मेरा मतलब है हमास में ऐसे कई संघर्ष विराम है। हम देखते हैं कि वे फायर करते हैं। बिल्कुल सही। मुझे लगता है ये सही विवरण है, क्योंकि मैंने कई हफ्तों से पूछा है इसका क्या मतलब है। आज जहां मैं हूं, सीज फायर का क्या अर्थ है? क्योंकि अगर एक और व्यक्ति इसे चिल्लाता है तो आपको मुझे समझाना होगा कि इसका असली मतलब क्या है। इसका मतलब है कि हम आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम के कारण खुशकिस्मत हैं। मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि मेरी बेटी, जिसे आप जानते हैं, ने अपना बचपन सुरक्षित कमरों और बम शेल्टरों में गैस मास्क आदि के साथ बिताया है। उसने मुझसे कहा जब गाजा युद्ध शुरू हुआ या 7 अक्टूबर से ठीक पहले, मेरा मतलब है इससे पहले भी कई गाजा युद्ध हो चुके हैं। उसने कहा आयरन डोम हमारे लिए सबसे बुरी चीज थी। मैंने पूछा ऐसा क्यों? इसने जानें बचाई हैं। उसने कहा यही समस्या है क्योंकि हम इसका ही इस्तेमाल कर रहे हैं। हम कहते हैं तुम्हें हर मिसाइल हमले को ऐसे देखना चाहिए जैसे उसने लाखों लोगों की जान ले ली हो। खैर यही तो बादल भी पहले कहते थे, जैसे अब कहते हैं। उनके इरादे दुर्लभ हैं, जैसे साधारण रक्षक। इसका मतलब ये नहीं है कि वे हमें मारना नहीं चाहते। बिल्कुल सही, और मैं यही कह रही हूँ, हत्या का प्रयास तब भी हत्या ही है जब आपको पता हो कि अगर कुछ लगता है तो हत्या का प्रयास भी हत्या है। हत्या का प्रयास नरसंहार ही है। नमस्ते। उसके बिना और ईरान को देखो, जब उन्होंने हम पर इतने सारे मिसाइल फेंके तो मैं ये समझने में रुचि रखती हूँ कि खाड़ी देश इसे कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं यूएई पर बहुत भयंकर हमला हुआ था, सऊदी अरब पे हमला हुआ था। कतर वाले पाखंडी हैं, दोनों तरफ खेल रहे हैं, इसलिए मैं उनका सम्मान नहीं करती।
मैं सोचती हूँ कि वे हमारे साथ हैं या अब पहले से ज्यादा चिंतित हैं कि बदला और जोरदार आएगा। यही मैं सोचती हूँ। मैं भी यही सोचती हूँ। वे इज़राइल और अमेरिका को मजबूत पक्ष के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि खाड़ी देशों के पास इज़राइल के लिए सम्मान था। हाँ। सम्मान। यह न सिर्फ प्यार बल्कि साझा हितों की समझ और सम्मान भी था। वे ध्यान से देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि अगर ट्रंप कमजोर हैं और हमला होगा तो युद्ध जारी रखने का कोई अर्थ नहीं, वे केवल पीड़ित होंगे। और इसलिए मेरा मतलब है, यही एक और वजह है कि उनका संदेश जो ट्रंप संकेत दे रहे हैं वह खतरनाक है। ठीक है, अगर शुक्रवार को हस्ताक्षर हो जाते हैं तो 60 दिन हमें अगस्त के मध्य तक ले जाएंगे। मेरा मानना है कि हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। इस बीच हम हफ्ते के सबसे घटिया लोगों को बुलाकर खुद को बेहतर महसूस करेंगे। ठीक है, हफ्ते के सबसे घटिया इंसान का समय आ गया है। मुझे लगता है कि हमें इसके लिए टी शर्ट्स छपानी चाहिए। आप चाहेंगे कि हफ्ते के सबसे घटिया इंसान के नाम की टी शर्ट्स छपें? आपका हफ्ते का सबसे घटिया इंसान कौन है? हम आपसे शुरू करेंगे। बेला, आपका सबसे घटिया इंसान कौन है? इस हफ्ते का सबसे घटिया इंसान ऑस्टिन फ्रैंको है। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी का 19 साल का लड़का, जिसने इंटरव्यू देने से ये कहकर मना किया कि वो किसी यहूदी के लिए काम नहीं करना चाहता। अब उसके लिए नियोनाजी और आप जानती हैं यहूदी विरोधी इजराइल फांसीवादी लोग उसके लिए गो फंड मी अभियान शुरू कर रहे हैं। उसके पास शायद सेव गो नाम का अभियान है। उनका लक्ष्य $1,00,000 है और वे $10,000 तक पहुंच चुके हैं। ये अभियान कल रात शुरू हुआ और अभी 12 घंटे भी नहीं हुए। ये एक धोखाधड़ी है, हम जानते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी अल्पदृष्टि है, क्योंकि अगर वो यहूदियों के लिए काम नहीं करना चाहता तो उसे सच में कभी कोई अच्छी नौकरी मिलने वाली नहीं है ना? नहीं, बात वो नहीं है। चलो मेरे कमरे में चलते हैं, खासकर जब सोचे कि वो इंडस्ट्रियल और लेबर रिलेशंस में ग्रेजुएट होगा। उसे कम्युनिस्टों के साथ नौकरी मिलेगी और हर साल $10,000 मिलेंगे पूरी जिंदगी भर। वे हार्मोनीज सुनेंगे, ये मजाक बन जाएगा। सच है, बर्नी सैंडर्स वो यहूदी है। तुम जाओ, लेकिन वे हर जगह थे। मेरे लिए अजीब बात यह है कि हमेशा ऐसे ही लोग होते हैं। कोई ऐसा होगा जो जाकर किसी कंपनी के सीईओ पर गोली चला देगा। अचानक इस इंसान को आजाद कराने का जुनून पैदा हो जाता है। लोग कहते हैं उसने कुछ गलत नहीं किया। और आपके पास बड़े लोग हैं जो ऐसे किसी के पीछे खड़े हो जाते हैं, जो अगर मुझसे कहता कि जानती हो मैं 19 साल का था और मुझे समझ नहीं थी, शायद मैं सीखने के लिए तैयार हूँ, तब भी मैं कहती ठीक है तुम बेवकूफ़ हो, लेकिन चलो मान लिया तुम अभी अभी बड़े हुए हो और गलतियां करके सीख रहे हो। एक 19 साल के लड़के के रूप में जिस माहौल में हम हैं और अमेरिका में सब कुछ आसानी से मिलता है और बढ़ावा भी दिया जाता है, मुझे तुम्हारे लिए बिल्कुल बुरा नहीं लगता। और सच कहूँ तो मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें कभी किसी यहूदी के लिए काम न करना पड़े। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें कभी कोई नौकरी ही न मिले। हाँ, मैं सच में तुम्हारे लिए यही चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम ये सबक अपनाओ और दूसरों के साथ साझा करो, ताकि तुम्हारा परिवार भी इसे महसूस करे, क्योंकि जिसने तुम्हें पाला उसने तुम्हें असफल किया। वाह, ठीक है, बहुत अच्छा, समझ गई। मेरे लिए ये नया शावर था जिसने मुझे नई आत्मा दी। मैंने सुना, बहन, भयानक। वाह, नहीं, लेकिन जानते हो कौन जल्दी ड्रू के लिए काम करने वाली है? क्रिस्टियाने अमनपोर। अगर वो हंसती है, अगर वो हंसती है, अगर वो हंसती है तो ऐसा ही होगा। बैरी वीज कमाल है, तुम्हारे लिए अच्छा है। शोशाना, इस हफ्ते तुम्हारा कमीना कौन? मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि मेरा कमीना फिर से वही है। और तुम जानती हो, मैंने सोचा शायद मुझे किसी और को मौका देना चाहिए कि वो सामने आए, लेकिन नहीं, नहीं, तुम ही इसकी हकदार हो। और तुमने मुझसे एक ऐसा शब्द निकलवा दिया जो मैं कभी भी नहीं कहती, और मैं उसे नहीं कहने वाली, क्योंकि तुम मुझे ऐसा करने पर मजबूर नहीं कर सकती। लेकिन सुनो, इस हफ्ते मेरे कमीने ने क्या कहा था? उसने कहा अपनी दवाइयां बदल लो। वो किससे बात कर रही थी? ये थी फ्रांसेस्का एल्बनीज। सच में उसे उसके कुत्ते के साथ रखना चाहिए। वो कुत्ता, हमें ऐसा करना चाहिए। हमें ये करना चाहिए। स्कम्बैग हॉल ऑफ फेम करना चाहिए। मैं इस औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये बहुत घटिया और गंदी है। ये एक नाजी है। तुम एक नाजी हो। मैं बहुत लोगों को नाजी नहीं कहती, लेकिन तुम एक नाजी हो। वो सोनिया बुलडेंकर से कहती है, जो एक युवा महिला कैरनन बुल की मां है, जिनकी हत्या 7 अक्टूबर को ओज के पास कर दी गई थी। उन्होंने एक्स पर साझा किया कि उन्हें बर्लिन के फिल्म कार्यक्रम में इजराइल के खिलाफ खुले विरोध का सामना करना पड़ा।
उसी कार्यक्रम में फ्रांसेस्का भी थी और उन्होंने उनका मजाक उड़ाया। जैसे उन्होंने सच में उस ट्वीट को पढ़ा, अपना जवाब टाइप किया, सबमिट किया और कभी उसे डिलीट भी नहीं किया। वो सिर्फ नाजी नहीं बल्कि इस पर गर्व भी करती है। और वो इस महिला को जवाब देती है जो कहती है कि उसे बर्लिन के इस फिल्म फेस्टिवल में बहुत बुरी प्रतिक्रिया झेलनी पड़ी, अपनी दवाइयां बदलो कहकर। हाँ, एक मारी गई लड़की की माँ। मेरे पास अब कोई शब्द नहीं बचे हैं। कोई शब्द नहीं है। अब मेरे पास ऐसे इंसान के लिए शब्द नहीं है जिसमें आत्मा ना हो। वो मुझे हैरी पॉटर के उन लोगों की याद दिलाती है जो आत्मा निकाल लेते हैं। टॉर्मेंटर, डिमेंटर, मेंटर, हाँ वही। मुझे लगता है इस औरत की आत्मा डिमेंटर ने निकाल ली है और अब वो सिर्फ एक नाजी का खोल है। आप इस हफ्ते की सबसे घटिया इंसान हैं और भगवान चाहेंगे बेइज्जत हशीम तो मैं आपकी तस्वीर यहाँ लगाऊंगी क्योंकि आप इसकी हकदार हैं। हाँ, और बैरी वाइस की बात पे वापस आते हुए, मैंने अभी एक रिपोर्ट पढ़ी कि 60 मिनट्स फ्रांसेस्का अल्बनीजे पर एक डॉक्यूमेंट्री करने वाला था। बहुत ही नरम रवैये वाली डॉक्यूमेंट्री, और उसमें उसकी तारीफ की जा रही थी। और अंदाजा लगाइए किसने इसे रोका? हाँ, बैरी वाइस। बिल्कुल सही। लेकिन एक और बात, उसी पर वापस आते हुए, अगर वो किसी ऐसे इंसान को जिसे सच में दर्द है इस तरह की बात कह सकती है तो ये बहुत ही घिनौना है। क्यों ना आप अपनी बेटी के प्रेमी से कहें कि वो अपनी दवाइयाँ बदल ले। ग्रेटा थनबर्ग से कहो कि वो अपनी दवाइयाँ बदल ले। ओह, आप तो बहुत सख्त है। क्या आप रोबोट है? बाल्मी इस हफ्ते कमाल कर रही है। हाँ, रूथी, तुम्हारा कौन है? अगर आपके पास बार बार ऐसा करने वाले बदमाश हैं, तो उनकी तस्वीरें उस टी शर्ट पर लगा सकते हैं जो आपने प्रिंट करवाई है। ओह, ये तो अच्छा आइडिया है। तो इस हफ्ते मेरा बदमाश कोई इंसान नहीं है, ये एक विचार है, ये एक वाक्यांश है, और वो है इजराइल के पास या तो है या फिर वो अपने आप को बचाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। मुझे ये अभिव्यक्ति बिल्कुल पसंद नहीं है। सबसे पहले ये तो तय है कि हर किसी को खुद का बचाव करने का अधिकार है। मेरा मतलब है, और एक देश को भी खुद का बचाव करने का अधिकार है। नहीं, इजराइल ये कहना भी नहीं, किसी और देश के लिए, किसी और के लिए कोई ये बात नहीं कहता, सिर्फ इजराइल के लिए ही ये कहा जाता है। हाँ, इसका मतलब है कि इसमें सवाल है कि वो करता है या नहीं, इसलिए आप इजराइल के पक्ष में आना चाहते हैं। आपने कहा इजराइल को अपनी रक्षा का अधिकार है। नहीं, इजराइल का सिर्फ अपनी रक्षा करने का ही नहीं, बल्कि पहले से कार्रवाई करने, आक्रामक होने और किसी भी हमले को जैसे वो महसूस करता है उसे रोकने का भी कर्तव्य है। हम पर बहुत बार, या कहें तो बार बार हमले हुए हैं, जिनमें सिर्फ इसलिए यहूदी मारे गए क्योंकि हमें अपनी रक्षा करनी पड़ी, बजाय इसके कि हम पहले हमला करते। और यही बात 6 दिन की जंग पर भी लागू होती है। हाँ, हमने किया, लेकिन वो आखिरी वक्त में था। यही बात योम किप्पुर युद्ध पर भी लागू होती है, और निश्चित रूप से 7 अक्टूबर पर भी। और कई अन्य हमले, जैसे हमास की तरफ से गाजा से और हिजबुल्लाह की तरफ से लेबनान से। अब बहुत हो गया अपनी रक्षा करने का। हमें उन सभी दुश्मन ताकतों के खिलाफ आक्रामक होना पड़ेगा जो हमें नक्शे से मिटा देना चाहती हैं। रूथी, तुम्हें मौलिकता के लिए पूरे 10 अंक मिलेंगे। ऐसा विचार या वाक्यांश पहले कभी नहीं था। साफ है कि तुम पत्रकार हो, क्योंकि सप्ताह की सबसे घटिया इंसान जैसा शब्द तुमने ही दिया है। ये उसी सिक्के का दूसरा पहलू है, जैसे कि कृपया हमारे अस्तित्व और बचाव के अधिकार को स्वीकार करें। दोनों एक ही बात है, और वो तो बस दुनिया से भीख मांगने जैसा है कि वे हमें पसंद करें और ये स्वीकार करें कि हम यहाँ हैं। और अब मैं इससे तंग आ चुकी हूँ। मुझे लगता है कि हमें भी इस बात से तंग आ जाना चाहिए कि लोग स्वीकार किए जाने के लिए खुद को हद से ज्यादा मोड़ते तोड़ते हैं। हम यहाँ हैं, इसकी आदत डाल लो। अब मेरे इस हफ्ते के सबसे घटिया इंसान है मंदानी के बदसूरत जुड़वा, और उनका नाम है सादिक खान। वो मंदानी के बदसूरत जुड़वा क्यों हैं? क्योंकि वो लंदन के मेयर हैं, और लंदन अब वही गंदगी बन चुका है जो न्यूयॉर्क अगले 5 सालों में बनने वाला है, क्योंकि ये आदमी बहुत समय से लंदन का मेयर है। अब वो मेरे लिए सबसे घटिया इंसान क्यों है? अब सिर्फ लंदन वासी के नजरिए से सोचे, इसमें कुछ भी यहूदी नहीं है। अपराध बढ़ गया है, संपत्ति की कीमतें बढ़ गई हैं, ये जगह गंदी है और ये मध्य अफगानिस्तान जैसी लगती है। ठीक है, आज लंदन ऐसा ही दिखता है, ये सच है।
ये वाकई में उस समय से भी बदतर शहर है जब उन्होंने इसे पाया था। मैं 9 साल तक लंदन में रही हूँ। मुझे लंदन बहुत पसंद है। सांस्कृतिक राजधानी में मेरी पढ़ाई हुई, अंतर्राष्ट्रीय कैंपस शानदार था। लेकिन लंदन अब वैसा नहीं रहा जैसा मेरे 9 साल रहने और पति के बड़े होने के समय था। और इसकी वजहों में एक है मेयर होना, जिसका मुझे अनुभव है, क्योंकि मैंने कई साल यरूशलेम की डिप्टी मेयर के रूप में सेवा की है। मेयर ही तय करता है कि कोई शहर महान बनेगा या नहीं। हमने ब्लूमबर्ग के समय और न्यूयॉर्क को देखा। हमने न्यूयॉर्क को दी ब्लाजियो और गिuliani के समय अलग अलग रूप में देखा। एक मेयर शहर को बर्बाद या महान बना सकता है, और सादिक खान ने शायद लंदन को कम साफ, कम सुरक्षित, कम प्रभावी बना दिया है। इसे छोड़ भी दें तो उन्होंने सभी इजराइल से नफरत करने वालों को खुलकर हंगामा करने की छूट भी दे दी है। खुलकर हंगामा करने की। लंदन में हर हफ्ते 1 लाख लोगों की रैलियां होती हैं। यहाँ तक कि जो लोग यहूदियों को मौत कह रहे हैं, उन अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। जो लोग इंतिफादा को दुनिया भर में फैलाओ कह रहे हैं, उन्हें भी नहीं पकड़ा जा रहा है, बल्कि उन्हें और ताकत दी जा रही है। और इसकी चरम सीमा कुछ दिन पहले थी, जब एक कार्यक्रम हुआ था, एक प्रॉपर्टी इवेंट। हमने न्यूयॉर्क में भी ऐसा देखा, जहां इजराइल में प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए एक इवेंट था, और उन्होंने ये एक सिनेगॉग में किया। वो 1000 प्रदर्शनकारियों को वहां आने देते हैं, और वे सीधे सिनेगॉग के दरवाजों तक पहुंच जाते हैं। याद रखिए, मैनचेस्टर में यौम किपुर पर हमारे 2 लोग मारे गए थे। गोल्डर्स ग्रीन में चाकू मारने की घटनाएं हुई हैं। इस मेयर से सिर्फ खोखले वादे मिले जो यहूदियों की सुरक्षा की बात करता है। हम आप पर भरोसा नहीं करते सादिक खान, क्योंकि आपके लोग जिन्हें आप ताकत देते हैं, एक तरफ कहते हैं यहूदियों बाहर जाओ, दूसरी तरफ कहते हैं उस मातृभूमि में संपत्ति मत खरीदो। ये क्या है? क्या आप हमें यहाँ चाहते हैं या चले जाने को कह रहे हैं? अगर जाना है तो हमें कहीं तो जाना होगा। इसी कारण इजराइल राज्य है, ताकि ये उन यहूदियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बन सके जिनकी आप रक्षा नहीं कर रहे। एक सामाजिक डिकोड, और ये हमारे साझा मित्र स्टीवन की वजह से है। हाँ, किसने कहा फ्लॉप? प्लीज उसे वापस लाओ। स्टीवन तुम्हारे पीछे आता है, डार्लिंग। सादिक खान, आपने साबित कर दिया कि आप अयोग्य और बेकार मेयर हैं, जो नफरत करने वालों को ताकत देते हैं। जैसे आपका बदसूरत जुड़वा न्यूयॉर्क में है, मंडानी शहर भी बदलने जा रहे हैं। आपने भी वही किया, बस 5-7 साल पहले। आप इस हफ्ते के सबसे घटिया इंसान हैं। सबू, मैंने लगभग अपने हीरो यहूदियों को बना लिया था, जो इसके लिए बाहर गए थे। हाँ, और वे नाचे, वे होरा की सड़कों पर नाचे। हाँ, बिल्कुल, इन भयानक भयानक लोगों के पास वे बहुत भयानक बातें कह रहे थे। मुझे याद नहीं कि उन्होंने क्या कहा। कुछ ऐसा था जैसे हम वापस आएंगे। कुछ बहुत धमकी भरी बातें थीं। नहीं, ये क्या बकवास है? क्या आप चाहते हैं कि हम मां हों? या आप नहीं चाहते? मैं इसे ऐसे ही रहने दूंगी। आप किसी को नौकरी से निकाल देंगे। क्या आप चाहती हैं कि हम चांद पे जाएं? क्योंकि फिर आप कहेंगे कि हमने उसे भी उपनिवेश बना लिया। बिल्कुल सही। लेकिन ममदानी और सदीक खान में फर्क है, क्योंकि वो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति है। हम उसकी काफी आलोचना कर चुके हैं। राष्ट्रपति जो किसी भी तरह की यहूदी विरोधी भावना का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते। लेकिन ब्रिटेन में कीर स्टामर की बात बिल्कुल अलग है। वो इन सब चीजों को पूरी तरह से बढ़ावा देते हैं। जानते हो क्या, कीर स्टामर अगर वो मुस्तफा खुमैनी की तरह एक कार्डबोर्ड कटआउट होते तो लोगों को कोई फर्क ही नहीं पता चलता। वो इतने अक्षम है। कार्डबोर्ड कटआउट वही होगा जो अभी यूके में देश चला रहा है। अब हमें आत्मा और दिमाग शुद्ध करना है, मानसिक स्वास्थ्य के हफ्ते के हीरोज के साथ। चलिए शुरू करते हैं। रूथी, आपका हीरो कौन है? ठीक है, तो मेरा हीरो, मेरे पास 2 ग्रुप्स हैं, और फिर से मुझे पता है कि ये एक व्यक्ति नहीं है, ये 2 लोगों के समूह हैं, और ये ट्रैजिक हीरोज हैं। और वे हैं ईरानी लोग और इजराइल के उत्तर के निवासी। हाँ, दोनों समुदाय पूरी तरह से पीड़ित बन गए हैं। ईरानी शासन और व्हाइट हाउस और इन सौदों के अधीन हैं, चाहे वे मौजूद हों या नहीं, जो भी हो। समय के साथ ये वही लोग हैं जिन्हें ईरानी जनता से कहा गया था कि मदद रास्ते में है। उत्तर में इजरायली लोगों से कहा गया कि हम हिजबुल्लाह की समस्या सुलझाएंगे। हाँ, दोनों समूहों के लोग पूरी तरह से पीड़ित हैं, और वे इस बात के हीरो हैं कि उन्होंने इसे झेला और इससे बाहर निकले। उनमें से कुछ लोग दूसरों की तुलना में ज्यादा धैर्यवान हैं। बिल्कुल। मैं तो किसी भी मामले में जरा भी धैर्य नहीं रख पाती,
और इसलिए मैं कम से कम उनके सहनशीलता को सलाम करना चाहती हूं जो वे झेल रहे हैं। और मुझे यकीन है कि वे सभी इस समझौता ज्ञापन से बहुत आहत हैं। मैं आपसे सहमत हूँ। मेरा मतलब है, ईरानी उत्तर के निवासियों ने पिछले 2.5 सालों में बहुत कठिन जीवन जिया है, लेकिन इससे पहले भी। मेरा मतलब है, उनमें से कुछ ने तो दशकों पहले से ही ये सब झेला है। ये कोई नई बात नहीं है। जैसा ईरानी लोगों के साथ हुआ, ईरानी और वे जो सड़कों पे विरोध कर रहे हैं। और ब्लैकआउट की वजह से हमें पता नहीं चला, हमने महसूस नहीं किया और दुनिया ने नहीं देखा कि उन्होंने विरोध जारी रखा है और उन्हें फांसी देते जा रहे हैं। हाँ, और वे उन्हें सड़कों पर मारते जा रहे हैं। वे उन्हें गिरफ्तार करते हैं और बाद में फांसी दे देते हैं। और यही चीज आप नहीं देख पाते। जब आप यहाँ हो रही चीजों में बहुत व्यस्त और मग्न रहते हैं, तो आप ईरान के अंदर क्या हो रहा है वो नहीं देख पाते। हाँ, वे सच में हीरो हैं। धन्यवाद रूथी। शुशाना, मैं इसके लिए लंदन लौट रही हूँ। एक अच्छा इंसान है वो। हाँ, हीरो। जस्टिस जेरेमी जॉनसन, जो शायद कोशिश कर रहे हैं, आज जानते हैं, या अपनी सरकार के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, क्योंकि उनकी सरकार जिहादियों के साथ बहुत नरम है और उन्होंने 4 फिलिस्तीनी एक्शन आतंकवादियों को उनकी हरकतों के लिए जेल की सजा सुनाई है। एल्बिट सिस्टम्स में सेंधमारी हुई थी, जिससे 1.2 मिलियन पाउंड का नुकसान हुआ और सुरक्षा गार्ड्स और कानून प्रवर्तन के साथ झड़प हो गई, जिसमें एक महिला पुलिस अधिकारी की पीठ टूट गई। हाँ, उन्होंने वैन को गेट्स में टकराया, लाल जंपसूट पहना था और उपकरण नष्ट करने को स्लेज हैमर व क्रोबार इस्तेमाल किए। हाँ, उन्होंने सार्जेंट केट इवंस की पीठ पर स्लेज हैमर से 2 बार वार किया, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई और उन्हें गंभीर चोट पहुंची। उन्हें दोषी ठहराया गया। मुझे नहीं पता कि उसे हत्या के प्रयास का दोषी क्यों नहीं ठहराया गया, लेकिन बात यह है, हाँ, आप सही कह रही हैं। ये सिर्फ मौके या हम तुम्हारे लिए आ रहे हैं पर नहीं रुकता। इंतिफादा का असली मतलब है, जब आप कहते हैं कि यहूदी और इजराइल बुरे हैं और किसी भी तरीके को सही ठहराते हैं, तो इससे शारीरिक नुकसान हो सकता है। लोगों और बुनियादी ढांचे को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है और मुझे लगता है कि लोग सच में इसे समझते नहीं हैं। अगर आप लंदन और न्यूयॉर्क के लोगों की तरह ये बार बार नहीं देखना चाहते, तो अभी कुछ करना होगा। हम उग्रवाद पर चर्चा करते हैं और मानते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अच्छी है, लेकिन इसकी सीमा तब है जब यह दूसरों को नुकसान पहुंचाए। यही वर्तमान समस्या है। ये आदमी हीरो है क्योंकि उसने इस व्यवहार को उजागर किया और इसके परिणाम तय किए, जबकि पहले हमें लगा था वे बच जाएंगे। ये अस्वीकार्य है। तो कलकोत, बहुत अच्छा किया आपने जस्टिस। इस मामले में न्याय लाने के लिए धन्यवाद। और लोग हैरान हैं कि उन्हें 6 साल की जेल की सजा दी गई है, जो कम से कम। हाँ, लेकिन उन्हें लगा था कि वे इससे बच निकलेंगे। और ये सुनिए, क्योंकि अंदाजा लगाइए क्या, आज और जब तक हम प्रसारित होंगे तब तक शायद इसका फैसला भी हो चुका होगा। अदालत में मामला है कि फिलिस्तीनी एक्शन ग्रुप आतंकवादी संगठन है या नहीं। ब्रिटिश सरकार ने इसे आतंकवादी संगठन घोषित किया था, हम भी इसे मानते हैं। आज अदालत में बहस है कि उन्हें सूचीबद्ध किया जाए या नहीं। शायद इस आदमी की सजा पलट जाए, मुझे उम्मीद है ऐसा ना हो, लेकिन वो सही काम करने और ये कहने के लिए एक हीरो है, जैसा कि आप कह रही हैं शुशाना, कि पुलिस अधिकारी पर हमला करने के परिणाम होते हैं और होने भी चाहिए। अगर ये पलट दिया जाता है तो कैसे नहीं होंगे? अगर ये पलट दिया जाता है तो सब खत्म हो जाएगा। हाँ, वही मील का पत्थर और रास्ते का निशान होगा। अब बहुत हो गया नरम पालन पोषण। हाँ, अब नरम पालन पोषण काफी हो गया। आपको कुछ कहना है तो मेरे सामने कहिए, क्योंकि मुझे भी ऐसे ही सबक मिले थे। आपको पता चल जाता था कि किसके साथ आप कितनी दूर जा सकते हैं और कौन सह लेगा। वो करने ही वाले हैं। बिल्कुल, लेकिन उसी वक्त आपने अपना सबक सीख लिया तो नहीं। यही वजह है कि यूएई में कोई अपराध नहीं है। आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। वे आपको सालों के लिए जेल में कर देते हैं। मेरे हीरो जेरी सीनफील्ड है और ये मेरे लिए भी दोहराई हुई बात है, 3 शब्दों में। क्या आप फिलिस्तीन के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? क्या आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ हाँ, ये अस्तित्व में नहीं है। क्या हाल है? साइनफेल्ड, क्या हाल है? क्या हम फ्री फिलिस्तीन की मांग कर सकते हैं? क्या हमें फ्री पास मिल सकता है? चलो, मुझे भी थोड़ा सा दो। वो मौजूद नहीं है। बस इतना ही कहना था। ये इंटरव्यू उन अजीब लोगों से था जिनका यूट्यूब पेज, जिसमें कुछ घंटे पहले 40,000 सब्सक्राइबर थे, बैन हो गया था। लेकिन शायद शाम तक फिर चालू हो जाए। तो YouTube कम से कम अभी के लिए कुछ सही करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वे खुद को फिलिस्तीनी न्यूज़ नेटवर्क कहते हैं
और लोगों को परेशान कराते हैं ताकि डीसी में फ्री फिलिस्तीन बोल सकें। हाँ। बेवली हिल्स में हर जगह था। मुझे वीडियोस ढूंढना पड़ेगा, उसकी प्रतिक्रिया देखनी चाहिए। वो बहुत निराश हुआ लड़कों के लिए। चेहरे पे, क्योंकि कुछ भी नहीं हो रहा था। और फिर इन सब के साथ कुछ दिन पहले ये चरम बिंदु आया जब निक्स ने कितने सालों बाद पहली बार जीत हासिल की। अब आपके पास वो याद हमेशा के लिए है जो इतनी बड़ी जीत से पहले की है। आप एक मीम का हिस्सा थी। हाँ, ठीक है, धन्यवाद। हाँ, उन्होंने कहा, क्या आप फ्री फिलिस्तीन कह सकते हैं? वे बोले, ऐसा है ही नहीं। ये बहुत सुंदर था और सब लोग इस पर पागल हो रहे हैं। मुझे लगता है कि यही सवाल है। क्या तुमने समझा? क्या तुमने समझा? यही तो तुमने जानने की कोशिश की थी। हाँ, लेकिन उसने उन्हें यह संतुष्टि भी नहीं दी कि अब हम तुम्हें अनदेखा कर देंगे। नहीं, हाँ, वह तो अस्तित्व में ही नहीं है और वह बस आगे बढ़ते रहे। बस इतना ही तुम्हारे पास? मुझे जेरी सीनफेल्ड बहुत पसंद है। जेरी सीनफेल्ड इन दिनों बहुत सटीक रहे हैं। और दूसरी एक छोटी सी तारीफ है ग्विनेथ पैल्ट्रो की, जिन्हें हर्जेलिया की उस इमारत के विज्ञापन के लिए काफी आलोचना झेलनी पड़ रही है। और आप जानते हैं, मेहदी हसन जेरी सीनफेल्ड को लेकर पागल हैं। वो कहते हैं, मुझे सीनफेल्ड बहुत पसंद है। मेहदी, तुम्हें सीनफेल्ड पसंद आने की एक वजह उसका यहूदी हास्य है। हाँ, ग्विनेथ पैल्ट्रो जानती थीं कि आलोचना होगी। वो और उनकी टीम समझदार है, फिर भी उन्होंने ये किया। हमें ऐसे हीरोज चाहिए। शायद मैं भ्रमित हूँ या हमेशा की तरह ज्यादा सकारात्मक हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हर दिन सांस्कृतिक माहौल थोड़ा बदल रहा है। हर दिन गाजा से और आंकड़े सामने आ रहे हैं कि ये सारे तथाकथित डॉक्टर और तथाकथित पत्रकार असल में आतंकवादी थे। वही बात जो हम शुरू से कह रहे थे। लड़ाकों की संख्या बढ़ रही है और निर्दोष नागरिक कम हो रहे हैं। यही गाजा में हो रहा है, लेकिन कोई इस पर बात नहीं करना चाहता। शायद हालात बदलें, लोगों का दिमाग फिर से काम करे। मुझे नहीं पता। मुझे लगता है, लेकिन जैसा आपने कहा, हमें अब रक्षात्मक होना बंद कर देना चाहिए। हाँ, मेरे इस हफ्ते के हीरो मुझे ऑडियंस से मिलना बहुत पसंद है, जैसे कल मिली थी। और वो सोमालीलैंड के राष्ट्रपति हैं, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतिनिधिमंडल के साथ इजराइल में है। उनका नाम अब्दिर्रहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही है। और कल राष्ट्रपति द्वारा एक राजकीय दोपहर भोज आयोजित किया गया था, जिसमें मुझे आमंत्रित होने का सम्मान मिला। और फिर वे हम सभी से मिलने आए। और जब वे मंच पर थे तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसने मुझे सच में भावुक कर दिया। उन्होंने कहा, हम कई वर्षों से एक देश रहे हैं। सोमालीलैंड एक ऐसा देश है जिसने सोमालिया के जिहादी समुद्री डाकुओं से लड़ाई की है। उन्होंने बहुत कष्ट झेले और एक असली नरसंहार से बचे, ना कि गाजा में फिलिस्तीनियों वाला झूठा नरसंहार। एक ऐसा नरसंहार जिसमें 2 लाख लोग मारे गए थे। वे एक लोकतंत्र बने, अपने पड़ोसी सोमालिया के विपरीत। वे हमेशा से अधिक उदार सोच वाले थे। वे एक मुस्लिम बहुल देश है जो इजराइल से गहरा लगाव रखता है। और वो एक पूरे प्रतिनिधि मंडल के साथ एक मुश्किल समय में इजराइल आए। इजरायली राष्ट्रपति इसाक हर्जोग के साथ मंच पर खड़े हुए और कहा, इजराइल ही एकमात्र देश है जिसने हमें देखा। वहीं पर मैं रोना चाहती थी। उन्होंने कहा, हम सालों से एक देश हैं, लेकिन सिर्फ आपने हमें देखा। और अब से जो भी हो, आप पहला देश थे जिसने हमें देखा। मुझे सच में रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं वहीं बैठी थी। और इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। मैं कहना चाहती हूँ कि उनकी पत्नी पूरी तरह से ढकी हुई थी। आप जानती हैं, मुस्लिम पारंपरिक महिला प्रतिनिधि मंडल में जो 2 या 3 महिलाएं थीं, वे भी ढकी हुई थीं। वे मुस्लिम हैं, वे इस्लाम का पालन करती हैं, वे ज्यादा उदार सोच वाली हैं, वे ज्यादा आधुनिक और खुले विचारों वाली हैं। लेकिन वे इजराइल से प्रेम करती हैं और साबित करती हैं कि इसमें विरोधाभास नहीं, जैसा यूएई ने दिखाया। मैं प्रार्थना करती हूँ कि इजराइल उन्हें पहचान कर इजराइल और सोमालीलैंड के बीच शानदार व्यापारिक संबंधों की शुरुआत करे। उन्हें उसी देश के रूप में स्वीकार किया जाए जो वे हैं, और इस बात के लिए भी कि उन्होंने दुष्ट जिहादी पड़ोसियों को हराया और जीवित बचे रहे, और इजराइल के साथ एक बहुत ही उज्जवल समृद्ध भविष्य के लिए। तो बहुत अच्छा। अब्दुर्रहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही, आप इस हफ्ते मेरे हीरो हैं, सोमालीलैंड का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। अब ये लो इल्हान उमर। बिल्कुल, स्वीकार करो या मना करो। तुम सोमालिया के समुद्री डाकू। ठीक है।
और इसी के साथ हमें नहीं पता कि आने वाला हफ्ता क्या लेकर आएगा, लेकिन हम अगले हफ्ते सम्मेलन से, जेनेट सम्मेलन से, यरूशलेम से लाइव आपके साथ होंगे। क्वाड का फॉर्मेट थोड़ा अलग होगा, पर हम आपके साथ रहेंगे हफ्ते की घटनाएं समझाते हुए। धन्यवाद, अगले हफ्ते मिलेंगे।